आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दी लिविंग वर्ल्ड। ये अपने जर्नी का पहला चैप्टर है। मैं इसमें आपको पहले नोट्स समझाऊंगा अच्छे से, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें एनसीईआरटी को हाईलाइट करवाऊंगा, डिकोड कराऊंगा, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाऊंगा आपको। और इसमें आपको थ्योरी पॉइंट, इस लेक्चर में आपको थ्योरी समझाऊंगा अच्छे से, फ्लो डायग्राम में कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये शुरू में करक्स लिख के मैंने जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चालू हो रहा है उससे पहले साइंटिस्ट का दिया हुआ पोर्शन, साइंटिस्ट से पहले उस यूनिट के बारे में बताया गया है। उस यूनिट का मैं थोड़ा सा करक्स लेके आया हूँ क्योंकि वहाँ से भी इस बार सवाल आया था नीट 2025 में, तो वापस नीट 2026 में सवाल आने का चांस है। ठीक है, चालू कर रहा हूँ मैं लेक्चर। बायोलॉजी बराबर स्टडी ऑफ लाइफ प्लस लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ प्लस लिविंग प्रोसेसेस। समझ में आ गया? ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी के लाइन जो पैराग्राफ है यूनिट का शुरू में, उसी का करक्स लेके आया हूँ। जो बातें यहाँ बता रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट बातें, यहीं से सवाल आना चाहिए। और एनसीईआरटी की हाईलाइट भी कराऊंगा मैं जहाँ से आप कर सकते हो। और एक बात इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ आपको कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मैं इस नोट्स की लिंक दे दूँगा। आपके ओनली 10 रुपीज़ लगेंगे। आप ये परचेज़ कर सकते हैं उस लिंक से। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा जहाँ आपको कुछ डिटेल भरनी है, फिर आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है और अपनी जीमेल लगानी है। जीमेल के बारे में पूछेगा तो आप जीमेल अपनी फिल कर दीजिएगा। आपकी जीमेल पर भी चली जाएगी पीडीएफ एंड डाउनलोड भी हो जाएगी। आप जैसे ही पे करते हैं अपने आप बैक होकर डाउनलोड हो जाएगी। अगर कुछ भी ना हो तो मैं अपनी जीमेल देता हूँ, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो तो। स्टार्ट करूँ मैं और आपको 1 सेकेंड, या आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, प्लस आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दूंगा जहां आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। आप चैनल को फॉलो कर लेना, जहां आपको एनसीईआरटी की हाईलाइट सीरीज़ की एनसीईआरटी की पीडीएफ भी मिल जाएगी वहां पे, और बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वहां मिलती रहेगी। ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ प्लस लिविंग प्रोसेसेस। जहाँ ह्यूमंस सिर्फ अपने बारे में स्टडी करते थे एंड जहाँ ओनली अपने बारे में करते थे उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, है ना? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, वहाँ बायोलॉजिकल प्रोग्रेस कम हुई। ये बात वहाँ लिखी हुई है, आप समझोगे। आपको मैं एनसीईआरटी की हाईलाइट डिकोड सीरीज कराऊंगा, वहाँ आपको पता चल जाएगी ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे स्टडी डीप होती गई, साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, नाम देना है, नोमेनक्लेचर और ग्रुप करना है, यानी क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया सिस्टमेटिकली। यानी 3 पिलर स्टडी क्या है? पहला तो आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर और तीसरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब स्टडी हुई तब साइंटिस्ट्स ने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज़ होती है। ठीक है, सेम जनरेशन में होती है तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और एंसेस्टर्स के साथ भी होती है तो वो वर्टिकल में आ गया। ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल है वो सेम लेवल पे, वर्टिकल यानी एक्रॉस जनरेशन। ये थोड़ी हार्ड लाइन है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करना है, और ज़्यादा डीप में नहीं जाना। हॉरिजॉन्टल पूछे तो सेम लेवल याद रखना, वर्टिकल पूछे तो एक्रॉस जनरेशन। इसका एग्जाम्पल ऑल मेमल्स टुडे और इसका ह्यूमंस फ्रॉम प्राइमेट्स। ठीक है, ये उसी पेज का एक समरी पॉइंट है, करक्स है एक तरीके से। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी। अर्ली ह्यूमंस आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये अर्ली ह्यूमंस मतलब जो प्राचीन टाइम में जो ह्यूमंस थे, ह्यूमन बींग थे, वो ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिफरेंस किस में, लिविंग में और नॉन लिविंग में डिफरेंस पता कर लेते थे। एकदम नॉर्मल इजी लाइन है, बस ये बता रहा हूँ क्योंकि लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो यहाँ थोड़ा करक्स लेके आया हूँ मैं। समरी पॉइंट से अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। तो और आपको मैं एनसीईआरटी डिकोड में पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कराऊंगा, पर ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको यहाँ से याद होगा, नहीं याद नहीं हो पाता। नीड एरोज फॉर साइंटिफिक नेमिंग, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये वही लाइन है जो यहाँ मैंने आपको कराई है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटीज बोथ प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल एंड एंसेस्ट्रल एंड वर्टिकल। रियलाइजेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइफ लेड टू बायोडाइवर्सिटी
कंजर्वेशन, यानी अपन सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, जिससे फिर पता चल जो एक्सटिंक्ट हो गए ना उनसे भी इंटरकनेक्टेड है अपन, ये बात भी है। तो उस वजह से अपन लाइफ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किए। ये लाइन मैं आपको अच्छे से एनसीईआरटी में है, वहाँ समझाऊंगा अच्छे से हाईलाइट में। यहाँ आपको अच्छे से नोट्स मिलेंगे जो आपको समझ में भी आएंगे और जिससे आप याद कर पाओगे, आपके दिमाग में सेट हो पाएंगे। अब अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया, उसका मैंने यहाँ से अच्छे से नोट्स बना के लाया हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। वो पैराग्राफ याद नहीं होता कभी, लेकिन यहाँ से आपको याद हो जाएगा। उनका जन्म 1904 में हुआ, 2004 में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने 100 साल पृथ्वी पर, अर्थ पर उन्होंने 100 साल उनका वो रहा, मतलब 100 साल वो पृथ्वी पर जिंदा रहे अर्थ पे। ठीक है। उनका जन्म 5 जुलाई 1904, 5 जुलाई 1904, 5 जुलाई 1904 इन केम्पटन जर्मनी। कोल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, उनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला गया, ये बात एकदम इम्पोर्टेंट है। और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ये बात भी आपको एकदम याद रखनी है। वो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में आते हैं, ये बात आपको याद रखनी एकदम इम्पोर्टेंट है। ये एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने उठा के सीधा ले आया, मैंने ले आया मैंने ये एनसीईआरटी की लाइन। इसमें बोले मेयर जॉइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस इन 1953 एंड रिटायर्ड 1975, एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। थोड़ी हार्ड लाइन तो इसका मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा है, मतलब 1953 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने मेयर साहब, और 1975 में रिटायर होकर प्रोफेसर एमेरिटस कहलाए। रिटायर हो गए तो उनको फिर प्रोफेसर एमेरिटस बोला गया। अच्छे से पढ़ा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि उनको टाइटल दिया गया किस चीज़ का, अलेक्जेंडर एगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ठीक है, चलिए आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 18 ईयर करियर, या इन 18 ईयर करियर, इन 18 ईयर करियर रिसर्च, इनका रिसर्च किस किस मेरे ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, टेक्सोनोमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ये 6 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इन 6 चीज़ों में अपना रिसर्च किया 80 ईयर के करियर में। मेयर ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया, क्या ये आपको एनसीईआरटी में भी सब लिखा हुआ है ये, लेकिन ये प्योर इंग्लिश में लिखा हुआ है, या मैंने आपको थोड़ा हिंदी में बताया जिससे आपको इजीली याद हो पाए। एनसीईआरटी तो मैं पूरी डिकोड कराऊंगा ही। मेयर ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया, स्पीसीज़ का ओरिजिन और डाइवर्सिटी कैसे आई, जो आज इवोल्यूशन बायोलॉजी का मेन टॉपिक बन गया है। आज जो डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के लिए, किसके, बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के लिए, याद रखना, उसका क्रेडिट भी मेयर को जाता है। ठीक है ना, बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। उनको 3 बड़े अवार्ड्स मिले, इनको बायोलॉजिकल ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। कौन कौन से, तो बाल्जन प्राइज मिला उनको, कब, 1983 1983 में। इंटरनेशनल प्राइज मिला फॉर बायोलॉजी कब, 1994 में। और क्राफोर्ड प्राइज मिला 1999 में। ये उतना तो अपने को नहीं पूछेगा ये चीज़, लेकिन इतना तो याद रखना आपको, ट्रिपल क्राउन और ये तीनों प्राइज ध्यान रखने कौन कौन से थे। और ये जो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जो मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने आपको जो यूनिट के बारे में, उसका भी यहाँ मैंने आपको पूरा एकदम डिटेल में बताया। मैंने 10-12 पॉइंट है। और पहला पॉइंट, बायोलॉजी एक साइंस है जो लाइफ फॉर्म्स और उनके फंक्शंस प्रोसेस को स्टडी करती है। जीवित दुनिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विविधता होती है। पुराने लोग आसानी से जीवित, लिविंग और अजीव यानी नॉन लिविंग चीज़ों में अंतर कर लेते थे। ठीक है ना, लोगों ने अजीब वस्तु जैसे वाइंड, सी फायर यानी हवा, समुद्र, आग को भी पूजा के रूप में माना था। चाहे चीज़ लिविंग हो या नॉन लिविंग, दोनों से डर या अद्भुत भावना होती थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री में काफ़ी देर बाद शुरू हुआ, जो समाज सिर्फ इंसानों को सेंटर में रखती थी, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने बायोलॉजी में कम प्रोग्रेस किया। ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को
प्रॉपर्टी समझने की ज़रूरत महसूस हुई तब सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी आई। प्रॉपर्ली समझने की, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली समझने की ज़रूरत महसूस हुई तब सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी आई। इसमें कौन कौन से 3 पॉइंट है स्टडी के? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिक स्टडीज़ ने दिखाया कि ऑर्गेनिज्म के बीच काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है, ठीक है। ये सिमिलरिटीज़ हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल होती है, एक समय के ऑर्गेनिज्म है सेम लेवल पे, है ना। और वर्टिकल भी होती है, कब? पास्ट ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्शन पे, दोनों होती है, ठीक है। इस नॉलेज ने इंसान के ईगो को तोड़कर उससे नेचर का रिस्पेक्ट करना सिखाया। इसी अंडरस्टैंडिंग से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की सोच बनी। आने वाले चैप्टर्स में आप क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमिस्ट के नज़रिए से समझोगे, ठीक है। अब द लिविंग वर्ल्ड और पहला जो आपका पैराग्राफ आता है वहाँ से मैं आपको अब समझा रहा हूँ। उसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है अपने को, लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलते हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन्स में, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स में, ओशियंस में, लेक्स में, डिजर्ट्स में, और इवन गर्म हॉट स्प्रिंग्स में भी। ये बात एकदम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दी कि उनकी डाइवर्सिटी, उनकी रेंज होती है। एक तो रेंज तो होती है उनकी कि जैसे रेंज होती है कि बैक्टीरिया से लेके वो एक व्हेल, यूज व्हेल होती है समुद्री मछली, बैक्टीरिया से लेके व्हेल तक उनकी रेंज पाई जाती है। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है उसमें। दूसरी कि वो हर जगह मिल जाते हैं। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आर्की बैक्टीरिया में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो सब जगह पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है, लेकिन उतना डिटेल नहीं गया है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैंने यहाँ बताई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन इस लाइन से सवाल आ सकता है और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है फर्स्ट पैराग्राफ में। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमोंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एमोंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी। यहाँ तक इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन होता है इसका मतलब। और कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, जैसे कोऑपरेट कर लेते हैं। तो कंपटीशन भी हो सकता है, जो पॉपुलेशन के मेंबर है ना, उन मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, यानी लड़ाई हो सकती है, कंपटीशन होता है उनमें। और उनमें कोऑपरेशन भी होता है कि वो कभी एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, है ना। या फिर कम्युनिटी के पॉपुलेशन के बीच में ऐसे होता है, या पॉपुलेशंस के मेंबर्स के बीच में ऐसे होता है। बहुत ईजी लाइन है, ईजी तो नहीं है लेकिन आपको ईजी तरीके से बता रहा हूँ मैं कि ये यहाँ लिखा हो ना, एमोंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एमोंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, ये लाइन समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशंस के कम्युनिटी के बीच में या कम्युनिटी के पॉपुलेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और कोऑपरेशन भी होता है। इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, एग्जांपल कंपटीशन फॉर फूड, और कोऑपरेशन भी होता है, एग्जांपल बीज इन अ हाइव। ये थोड़ा आपको इकोलॉजी चैप्टर्स में ये बात समझ में आएगी। एक कम्युनिटी का ऑर्गेनिज्म भी इंटरेक्ट करते हैं, और एक सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है। एक कम्युनिटी का ऑर्गेनिज्म भी इंटरेक्ट करते हैं और एक सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है। ये इस लाइन का मतलब ये था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? लिविंग वर्ल्ड के हर लेवल पर ऑर्गेनिज्म से लेकर सेल तक एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। इस कौन कौन से लेवल होते हैं? पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, सेल लेवल, मोलिकुलर लेवल, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट 3 लाइनें थी जो मैंने वहाँ से एनसीईआरटी से उठाई है, यहाँ से सवाल आ सकता है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट्स से मिल गई, प्लस मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगा अगले लेक्चर में, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपको नोट्स निकलवा लेने हैं बस पीडीएफ इसकी, और बस बार बार नोट्स को रिवाइज करना आप। आगे देखो मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ आगे ये नोट्स कितने काम के। एक सेकंड, आपको देखो फ्लो डायग्राम सब मिलेंगे नोट्स में। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें कनेक्ट है एकदम। यहाँ से आपको ये एक बार आप समझ लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपको वापस ऊपर ले जाता हूँ अभी। चलिए यहाँ पे इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म डेट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। आप जो भी प्लांट एनिमल या ऑर्गेनिज्म देखते हैं डिफरेंट काइंड के, वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम याद रखना है ये बात, ठीक है। स्पीसीज क्या है?
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद कॉमन ट्रेट्स एंड कैन ब्रीड एमोंग देमसेल्व्स। ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनमें कॉमन ट्रेट्स पाए जाते हैं एंड कैन ब्रीड एमोंग देमसेल्व्स, जो ब्रीड भी कर सकते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा लाइन है, मैंने आपको इसे बताई है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है, जैसे मतलब इसको देखो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी में आपको बताऊँ। ये बात यहाँ है आपके, एक सेकेंड, ये बात पहले बताई गई है एनसीईआरटी में कि द नंबर ऑफ स्पीशीज डेटा नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी ये 1.7 से 1.8 मिलियन है ना, ये बायोडाइवर्सिटी को रिफर कर रहा है कि इतनी बायोडाइवर्सिटी। या बायोडाइवर्सिटी को आप ये भी बोल सकते हैं, ये उसका मतलब होता है और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे प्रेजेंट है। ओके, अब चलिए मैं आपको वापस बताता हूँ। ओके, अब ICBN का फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, 4 है यहाँ पे एनसीईआरटी में। ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर डेट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम का मेन गोल है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम है जो सब जगह वैलिड हो। साइंटिफिक नेम्स इंश्योर डेट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, याद रखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। इसका मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में किसी भी कोने में लोग सेम नाम से पहुंच सके, नाम पे पहुंच सके। मतलब जैसे मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका है तो ये किसका नाम है? अब हैंड रिटन है तो अपन नीचे अंडरलाइन भी कर देंगे। अभी मैंगो का नाम है ना, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो इसका मतलब ये है, ये लाइन कहा गया है द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, यानी मैंगो का एक ही साइंटिफिक नेम होगा, वो है मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। दूसरी बात ये बोला गया है यहाँ पे, ये लाइन का मतलब है कि ये जो मेंजिफेरा इंडिका नेम है, इस नाम से पूरी दुनिया में जाना जाना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ये मतलब हर कंट्री में अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए और पूरी दुनिया में उसको उसी नाम से जाना जाना चाहिए, ठीक है। दे आल्सो इंश्योर डेट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और ये नाम केवल एक ही का होना चाहिए, ये नहीं कि अपन कल को बनाना को भी, बनाना का नाम भी ये लिख दे मेंजिफेरा इंडिका, न, ये केवल एक ही का नाम होना चाहिए। ये सिस्टम डुप्लीकेट नेमिंग से बचाता है, कोई भी नाम किसी और स्पीसीज के लिए रीयूज नहीं होता या नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे आल्सो इंश्योर डेट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही नाम होना चाहिए, एक का, और ये नाम और भी किसी का नहीं होना चाहिए। बस 2 रूल है, देखिए आपको मैं समझ, मेंजिफेरा इंडिका है ना, एक बात ध्यान रखना, इसका एक ही नाम होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि नाम, इसका जो नाम है वो और किसी का नहीं होना चाहिए, केवल इसी का होना चाहिए, है ना, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस कौन थे? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है। जो पहला वर्ड है वो जेनेरिक नेम होता है, जीनस का नाम होता है, और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो दूसरा वर्ड है बायनोमियल, दो नाम होते हैं इसमें, 2 नेम सिस्टम है ये। फर्स्ट वर्ड है वो जेनेरिक नेम है, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। सेकेंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। पहला वर्ड है वो जीनस का होता है, दूसरा वर्ड स्पीसीज का होता है, ठीक है। पहले वर्ड में कैपिटल लेटर आएगा, स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से होगा, और स्पीसीज का नाम होगा सेकेंड वर्ड में, वो स्मॉल लेटर से होगा, ठीक है। जीनस, स्पीसीज, क्लियर। और फिर लास्ट में लिन लिखा हुआ है, ये क्या है? ऑथर का नेम है, और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ऑथर का नाम है, ये आएगा एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम में, बायोलॉजिकल नेम के एंड में आएगा, ठीक है। लिन मतलब लीनियस के द्वारा दिया गया ये नाम, ये बताता है ना, ऑथर का नाम है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। रूल क्या है? ओरिजिन क्या है साइंटिफिक नेम का? लेटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है इनका। और प्रिंटेड, जब प्रिंट करते हैं तो इटालिक्स, यानी थोड़ा इसको तिरछा लिखा जाएगा,
ऐसे दिख रहा है आपको। तो ये इसके प्रिंटेड इटालिक्स को मतलब बताएगा मतलब। और जब हाथ से लिखें तो इसको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना है सेपरेटली, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये आपके एनसीईआरटी में है तो नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता दिया मैंने। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया और डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग मतलब जो डिफाइन करे कि 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 100%। तो ग्रोथ है वो 100% में नहीं है। ग्रोथ तो रेत के टीलों में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्शन वो भी नहीं, क्योंकि जो म्यूल होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, जबकि वो लिविंग थिंग है, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ओनली लिविंग थिंग में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म वो भी ओनली लिविंग में पाया जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस ये लिविंग थिंग का पार्ट नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग थिंग का। लिविंग थिंग के ओनली 3 डिफाइनिंग फीचर है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो सारे ही हैं, ठीक है। अब जो मैंने अभी आपको बताया वही सब वापस है क्या, जो रूल है ना बायोलॉजिकल नेम्स, जो रूल है साइंटिफिक नेम लिखने का, वो रूल है। यहाँ 5 रूल है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इज रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. ठीक है। The first word denoted the genus starts with capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने हिंदी में भी यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है। Name of the author appears after the specific epithet, i.e. at the end of the biological name, and is written in abbreviated form. Example, Mangifera indica. It indicates the species was first described by Linnaeus. समझ आया कि लास्ट में ऑथर का नाम आता है, यही है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म के टेक्सोनॉमिकल स्टडीज से कॉमन कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन, और डीप लाइन है जो मैंने आपको यहाँ बताई, याद रखना। सारे जो नॉन ऑर्गेनिज्म है ना उनकी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज से ना कॉमन कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ, और स्पीसीज है ना वो आपकी लोएस्ट कैटेगरी है। एकदम इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आइए बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के का बेस क्या है? ये 4 चीज़ें। एक तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। इसका एक रूल भी है, मतलब याद रखना आपको। कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है। एक रूल है 4 ID से क्लास 9, से को तो हटा दो बीच से, 4 ID से क्लास 9, ठीक है। 4 हो गया कैरेक्टराइजेशन का, आइडेंटिफिकेशन का ID हो गया, फिर से मान लो एक बार जोड़ने के लिए, फिर क्लास, फिर 9, 4 ID से क्लास 9, ठीक है। सिस्टेमेटिक्स का यहाँ लिखा हुआ है कि सिस्टेमेटिक्स किस किस चीज़ से बना हुआ है। एक तो रिलेशनशिप्स एमोंग वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलके सिस्टेमेटिक्स बनाते हैं। रिलेशनशिप एमोंग वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? कैटेगरी क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है कैटेगरी। रिप्रेजेंट है रैंक, कैटेगरी है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। रैंक को रिप्रेजेंट करती है कैटेगरी। कॉमनली टर्म है टैक्सोन, ठीक है। इंसेक्ट क्या है? रिप्रेजेंट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रेजेंट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या रैंक और कैटेगरी बोल दीजिए। ग्रुप क्या है? वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और कैटेगरी क्या है? फर्दर डिनोट्स रैंक, ठीक है। यानी इस रैंक या टैक्सोन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। थोड़े एनसीईआरटी की लाइन है, सब एनसीईआरटी को मैंने तोड़ के लिखा है यहाँ पे, आपको ये बात समझनी है अच्छे से। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा नोट्स की क्या वैल्यू है। ओके, रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, या ए रैंक और कैटेगरी भी बोल दीजिए आप इसको। ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। इस रैंक या टैक्सोन रिप्रेजेंट करता है ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। ओके, अब
स्पीसीज क्या है, रुकिए पहले, टेक्सोनोमिक कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जीनस क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है। मैं जीनस में क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज आती है, या रिप्रेजेंट अनदर हाईली लेवल ऑफ टेक्सोनोर कैटेगरी। फैमिली में क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा आता है, जीनस आता है। ऑर्डर में क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली आती है। क्लास में क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर आता है। फाइलम में क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास है। किंगडम में क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम है। इजी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, स्पीसीज से ऊपर जीनस जाते हैं, जीनस से फैमिली में जाते हैं, फैमिली से ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम से किंगडम, ठीक है। ऊपर जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कॉमन कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी इंक्रीज होगी, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ये चारों पॉइंट याद रखना है। जब आप स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी इंक्रीज होगी, कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी इंक्रीज होगी, और जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। दो चीज़ ये डिक्रीज होंगे और दो चीज़ इंक्रीज होंगे, याद रखना है। इसका रूल सीधा ऐसे कई कई लोगों को याद नहीं रहता। इसका रूल है केपी कोफ जिस, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, केपी कोफ जिस, बस। चलिए आगे, एक ये ऑर्डर के अंदर बताया गया अपने को, इम्पोर्टेंट लाइन है। सारी एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ मैंने पूरी समझाई है अच्छे से। स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज, ये किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे, बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। और जनरली ऑर्डर और अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये सारी लाइन में और अच्छे से एनसीईआरटी हाईलाइट में समझाऊंगा। यहाँ मैंने आपको वैसे पूरी बात बता दी है। स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स एंड जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब स्पीसीज में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने यहाँ आपको समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी की लाइन है प्योर, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर, के बेस पर अपन स्पीसीज को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, एकदम मॉर्फोलॉजिकल सबसे नीचे है ना। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। Each genus may have one or more that one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities। एक जीनस है, उसमें कई सारी स्पीसीज आ सकती है, लेकिन उनमें सिमिलरिटीज पाई जाती है, जैसे लियो टिग्रिस पार्डस, लायन, टाइगर और लियोपर्ड। लियोपर्ड बोल दो, कुछ ही बोल दो इससे, तो इसमें आपका डिफरेंसेस मतलब सिमिलरिटीज़ है बहुत ज़्यादा। ऐसे सोलेनम है, इसमें ट्यूबरोसम, मेलोंजेना, नाइग्रम, ठीक है। फैमिलीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी गई। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट ऑर्डर के बारे में दिया गया, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी एंड आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिमोनियस बेस्ड मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। ये चीज़ थोड़ा सा मैंने आपको देखो एनसीईआरटी में बताई मैंने। जैसे ये ऑर्डर है, यहाँ मैंने आपको ये बताया पोलिमोनियल्स है ना, वो पोलिमोनियल्स ऑर्डर में कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी दो फैमिली आती है, और ये बेस्ड किस पे, फ्लोरल कैरेक्टर पे। ये बात एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से सवाल आ सकता है। ओके, ठीक है। अब यही है एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी में दी गई है टेबल, उसको ही मैंने एक अलग रूप में लेके आया हूँ मैं आपके लिए। कॉमन नेम मैन है, अब मैन का होमो सेपियंस बायोलॉजिकल नेम है, स्पीसीज सेपियंस है, जीनस होमो है, होमोनिडी फैमिली है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मेमेलिया है, फाइलम या डिवीजन कोर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया है। ऐसे इसका दिया गया, ऐसे इसका दिया गया, ऐसे इसका दिया गया। आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंगो की फैमिली क्या है। मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी है और ऑर्डर सेपियंस है, ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट।
और वीट की फैमिली पोएसी है और ऑर्डर पोएल्स है, ये सबसे ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, या इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो कि ये मोनोकोटिलिडनी होता है, डाइकोटिलिडनी में आता है ये इंसेक्ट। इसमें हाउस फ्लाई में डिप्टेरा याद रखना है, ऑर्डर डिप्टेरा है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप अपना दिमाग लगा सकते हो। ये दो चीज़ें यहाँ पे, ये दो चीज़ यहाँ पे, ये ऐसे 3-5 चीज़ें ना, ये आपको याद रखना है। 4 आईडी से क्लास 9 है ना। यहाँ मैंने सबकी डेफिनेशन भी लिख दी है, जिससे आपको इजीली आप डिफरेंस कर सकते हैं सब में। कैरेक्टराइजेशन, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन etc. Identification, it is the correct description of the organism so that the naming is possible. Classification, it is the group of organisms into convenient categories taxa based on characters. Nomenclature, naming, it is the standardization of names of the organisms such that an organism is known by the same name all over the world. इसका क्या मतलब हुआ? एक चीज़ आपको और बता देना चाह रहा हूँ मैं, आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं आप 2x में ना देखें, ओनली 1x में देखें। नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ आप 1x में देखें, इंटू 2 पे ना जाएं प्लीज़, नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। ये 1 आधे घंटे का तो लेक्चर है, आप इसमें भी आप इतना टाइम इतना जल्दी करने की सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप 1x पे देखें या इंटू 1 पे देखें प्लीज़, इस पर ना जाए प्लीज़। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, जैसे कैरेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना, उनको ग्रुप में बांटना और नोमेनक्लेचर नाम देना। बस आप ये डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हो, और मैं एनसीईआरटी में आपको क्लियर समझाऊंगा। अभी ये बताता हूँ आपको, प्लांटी क्या है? किंगडम है। ठीक है, प्लांटी में आता है एंजियोस्पर्म, या नीचे से लेके चलूँ? चलिए ऊपर से लेके चलता हूँ, ऊपर से। प्लांटी किंगडम है। किंगडम प्लांटी में आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? फाइलम तो आता है एनिमल्स के लिए, और डिवीजन आता है प्लांट्स के लिए। तो ये एंजियोस्पर्म डिवीजन है। एंजियोस्पर्म डिवीजन में डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी आता है। डाइकोटिलिडनी में ऑर्डर आता है पोलिमोनियस एंड सेपिडेल्स। मोनोकोटिलिडनी में पोल्स ऑर्डर आता है। पोलिमोनियल्स ऑर्डर में सोलेनेसी और कॉन्वोलुलेसी फैमिली आती है। सेपिडेल्स ऑर्डर में क्या आता है? एनाकार्डियेसी फैमिली आती है। पोल्स ऑर्डर में पोएसी फैमिली आती है। ठीक है, सोलेनेसी में सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा जीनस आते हैं। ठीक है, एनाकार्डियेसी फैमिली में मेंजिफेरा जीनस आता है। पोएसी फैमिली में ट्रिटिकम जीनस आता है। अब सोलेनम में 3 स्पीसीज आती है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो की है, सोलेनम मेलोंजेना जो ब्रिंजल की, और सोलेनम नाइग्रम जो मकोई की है। ओके, मेंजिफेरा इंडिका आता है जो मैंगो का ये नाम है, साइंटिफिक नेम है। मेंजिफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है। ये स्पीसीज ये है, ना कि ये पूरा है स्पीसीज। ट्रिटिकम जीनस में ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीसीज है इसकी, और ट्रिटिकम एस्टिवम पूरा साइंटिफिक नेम है। वीट का ये साइंटिफिक नेम है। ऐसे ही आप एनिमेलिया में कोडेटा आता है और आर्थ्रोपोडा, नॉन कोडेटा भी आता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा गया उसी का मैंने आपको पूरा समझाया। मेमेलिया, इंसेक्टा, कोडेटा मेमेलिया आ गया। मेमेलियम कार्निवोरा और प्राइमेटा आता है। कार्निवोरा फेलिडी और कैनिडी आता है। फेलिडियम पैंथेरा और फेलिस आता है। और ये सब यहाँ आप देख लीजिए, कैनिडियम कैनिस और कैनिस में ये सब है। होमोनिडी, होमोसेपियंस। इंसेक्टम डिप्थेरा मस्किडी फैमिली, मस्किडी मस्का, मस्का डोमेस्टिका। ये सब आपको समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छे से नोट्स बना दिए। अगर आपको ना भी यहाँ से आए तो यहाँ से और अच्छे से समझ सकते हैं। प्लांटी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, पोलिमोनियल्स, सेपिडेल्स। पोलिमोनियल्स में सोलेनेसी, कॉन्वोलुलेसी, और सेपिडेल्स में एनाकार्डियेसी। ऐसे करके आप याद कर पूरा समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, कन्वेंशनल टेक्सोनोमी 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ठीक है, टेक्सोनोमी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। किस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओवरऑल और
देखिए वापस बताता हूँ, टेक्सोनोमी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़ का बेसिस क्या है, ये चार चीज़ें हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या एलोंग विद द तो ऐसे बताया कि साथ में, मेन तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, मतलब इसका डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनिज्म। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, जो शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन हुआ वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यूज पर बेस्ड था, ठीक है। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ मैंने आपको कुछ सफिक्स है, ये सब सफिक्स है जो एंड में आते हैं, वो बताया मैंने आपको। अगर लास्ट में एसी आए तो ये फैमिली का सफिक्स हुआ, एल्स आए पोल्स सेपिंडेल्स पोलिमोनियल्स, एल्स आए तो ये ऑर्डर का हुआ, ठीक है, सफिक्स। आपको पूछ ले ये एल्स है, ये किसका सफिक्स है, तो ऑर्डर का है। लास्ट में ई आई ए आई या ओप्सिड आए या फाइसी आए तो ये क्लास का सफिक्स हुआ, और फाइटा आए तो ये डिवीजन का सफिक्स हुआ, ठीक है। सिस्टमेटिक्स बराबर टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी, याद रखना आपको, सिस्टमेटिक्स बराबर टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बराबर क्या होता है, टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बराबर टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज या ग्रुप्स या रैंक या यूनिट या टेक्सा इन टेक्सोनोमी। रिप्रेजेंट क्या करता है, कैटेगरीज या डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अभी आपको आगे समझाता हूँ। एक केपिकोफ जिस मैंने आपको ऐसे बताया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कैटेगरी किंगडम, फाइलम, डिवीज़न या क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब कैटेगरी है। और टेक्सोन पूछे या रैंक पूछे तो वो है आपका प्लांटी, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडनी, पोलिमोनियस सेपिंडेस, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये एक तरह से पोटैटो का बताया गया आपको यहाँ पे, और ये टेक्सोन या रैंक है और ये कैटेगरी है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब इच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टेक्सोन या रैंक स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। ये स्पीसीज ये कैटेगरी है, ये देखिए। और ये डॉग क्या है, डॉग टेक्सोन है, ठीक है। स्पीसीज कैटेगरी है, और सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो ये टेक्सोन है। फैमिली क्या है, कैटेगरी है। सोलेनेसी क्या है, टेक्सोन है। ये सब तो टेक्सोन या रैंक है और ये सब कैटेगरी है, ओके। अच्छा, डॉग, कैट, रेट दिया गया है, तीनों स्पीसीज है, यानी डिफरेंट टेक्सोन। टेक्सोन तो डिफरेंट है ना, अलग अलग, डॉग का है, कैट का है, रेट का है, लेकिन सेम लेवल पे। अब स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है। जो डॉग, सोलेनम, पोलिमोनियस तीनों डिफरेंट टेक्सोन है और डिफरेंट ही इनका लेवल है, ठीक है। अब डॉग, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडनी, सोलेनेसी फैमिली, ये सब क्या डिफरेंट टेक्सोन है और वो भी डिफरेंट लेवल है, ओके। जैसे डॉग्स है, डॉग्स क्या बिलोंग टू मेमल, मेमल में आते हैं, और मेमल क्या एनिमल है, ठीक है। तो डॉग्स, मेमल और एनिमल ये तीनों क्या टेक्स है, डिफरेंट लेवल पे टेक्स है। और टेक्स है बराबर रैंक होता है, ये मैंने आपको बताया कि टेक्स है, ये टेक्सोन बोल दो, ये से रैंक बोल दो, ठीक है। और लास्ट आपका ये पॉइंट है कि कैटेगरी, किंगडम, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ये क्या है, ये कैटेगरी हो, किंगडम हो, ऑर्डर हो, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कुछ भी हो ये कैटेगरी में आता है। और प्लांटी, पोलिमोनियस, जो भी ऑर्डर अपना, सेपिंडेल्स, मेंजीफेरा, इंडिका, कुछ भी हो, ये सब टेक्सोनिया रैंक आता है, टेक्सोनिया रैंक कहलाता है ना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ सारी डिटेल चीज़ें मैंने बता दी है, ये सब भी आप याद रख लेना, ये सब तो एकदम इम्पोर्टेंट है। ये लाइन ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ओके। यहाँ से आप समझ सकते हो एकदम अच्छे से, ओके। ये एकदम एक बार आपने अच्छे से याद कर लिया, फिर आपका ये जो जितने भी सवाल गलत हुए फिर वो सवाल कभी गलत होंगे नहीं। ये सब रटने की चीज़ है, मैंने समझा दी एक बार तो आपको, और आप एनसीईआरटी हाईलाइट करूँगा तो वापस समझा दूंगा। ये सब याद करना है आपको, मैंने बताया कि ये एनाकार्डिस, सेपिंडेस और पोएल्स और मस्किडी, ये सब याद रखना। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है जो मैं वापस एनसीईआरटी में क्लियर कराऊंगा। ये सब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है।
ये मैंने बता दिया। सिमिलर कैरेक्टर और कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज और कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्टी और जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, ये सब आपको याद रखना ही है। ये सब मैंने आपको यहाँ ऐसे डिटेल में बता दिया थोड़ा। ये 5 पॉइंट है। ओके, ये सब मैंने यहाँ रूल आपको बता ही दिए, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी शुरू में जो मैंने आपको बता दी। और ये सब जो फर्स्ट यूनिट पे जो दिया गया उसका मैंने यहाँ से अच्छे से कुछ पॉइंट, एकदम कुछ नहीं सारे लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिए। ये अर्नेस्ट मेयर साहब का मैंने आपको पूरा बता दिया मैंने। ये नोट्स पढ़ोगे आप तो आपको याद हो जाएगा। फिर मैं आपको अगला लेक्चर एनसीईआरटी हाईलाइट का आ रहा है, जिससे आप हाईलाइट कर ली, आपके एनसीईआरटी भी हाईलाइट हो जाएगी साथ में। और उसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। और इसकी पीडीएफ आपको ओनली 10 रुपीज़ पे करने आपको मिल जाएगी। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। आप 1x पे प्लीज़ लेक्चर देखना। जितनी बार 1x में देखना, 2x में देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा, टाइम वेस्ट करना। अगर आप इंटू 2 में देख रहे हो लेक्चर, किसी को भी कोई सा भी लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ 1x में देखें। इतना छोटा तो लेक्चर है, आप इसको भी 2x में देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ इसको मैंने आपको इंटू 1 में देखिए प्लीज़। इंटू 2 में ना देखें, इंटू 1 में देखें प्लीज़, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं खुद जल्दी बोलता हूँ, फिर आप 2x में कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसका नोट्स पढ़ना आप अच्छे से, जो एकदम इम्पोर्टेंट फ्लो डायग्राम वो सब है, ये मैंने आपको देखो ऐसे लिख के दिए, तब जाके आपको याद होगा। जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ भरे हुए हैं उनसे आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी हाईलाइट डिकोड सीरीज़ कराऊंगा, आप चिंता मत करिए। और आपको ये पेज एकदम अच्छे से याद करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पेज है ये। और एक आपका नेक्स्ट पेज ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए बाय। और कोई दिक्कत हो तो आपको मैं अपनी जीमेल दे दूंगा, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय।